हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्लासेस चला रखी है और इन क्लासों के अंतर्गत हम भाई क्या है हिंदी साहित्य करने लग रहे हैं और हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज आपको क्लास मिलेगी क्योंकि आपको पता है आदिकाल थोड़ा लंबा है और मैं आपको बिल्कुल जो अपनी बुक है, ठीक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से ये वन लाइनर आपको क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो हमारी बुक है उसमें से मैं एक एक क्वेश्चन छाट के आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहां भी आप हिंदी साहित्य का पेपर देते हैं वहां के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पढ़ते रहते हैं, उनकी तैयारी करते हैं पेपरों की अपनी। ठीक है, और आप सभी को ये क्लास भाई 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच मिल जाती है। पहले मैं आपको शाम को देती थी लेकिन अब आपको सुबह ये क्लासें मिलेगी भाई। सुबह 7 से 8 के बीच में आपको ये क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, 2 दिन आपको एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी। ठीक है, पीजीटी वालों के लिए। ठीक है, 2 दिन आपको भाई हिंदी साहित्य की मिलेगी। ठीक है, फिर 2 दिन आपको मिलेगी जो टीजीटी एनसीईआरटी है वो मिलेगी और अपना जो एक दिन रह जाएगा संडे को उस दिन आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण की क्लास। ठीक है, और जो प्राइमर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आदिकाल करेंगे, आदिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो करेंगे वन लाइनर में। ठीक है, तो देख लेते हैं। पूर्व पीठिका एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत के अनुसार हम आदिकाल के संदर्भ में देखते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, आविर्भाव किससे माना जाता है, तो किससे माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है भाई। ठीक है, आगे है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य है इसके जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है इसकी समय सीमा क्या मानी गई है भाई रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। तो संवत 1050 से संवत 1375 तक भाई। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की समय सीमा किन दो शासकों के समय से संबंधित मानी गई है। तो भाई ये रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है 1050 संवत से 1375 संवत तक। ठीक है, तो उसमें जो शासक आए थे दो उसके विषय में पूछा गया है। तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक क्या है आदिकाल की समय सीमा मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे है, आदिकाल में राजाश्रित कवियों की प्रमुख रचनात्मक प्रवृत्ति क्या थी, तो क्या थी देख लेते हैं। वे अपने आश्रयदाता और राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे वे। अगला क्वेश्चन है, राजाश्रित कवियों की रचनाओं में किस प्रबंध परंपरा का विकास हुआ था। तो किस प्रबंध परंपरा का विकास हुआ था भाई, तो रासो परंपरा का विकास हुआ था राजाश्रित कवियों की रचनाओं से भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन करने लग रहे हम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रासो परंपरा के आधार पर आदिकाल को और किस नाम से संबोधित किया गया है। तो किस नाम से संबोधित किया गया आदिकाल को भी, तो वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया गया है। और वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कल की क्लास में हमने देखा था। ठीक है, जिस बच्चे ने नामकरण वाली क्लास नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया थ्योरी क्लास में से। ठीक है, मैंने पूरी बुक उठा रखी है आप सभी के लिए और मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए ही बना के करवाने लग रही। तो प्लीज आप इन क्लासों को जरूर से जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी क्योंकि और बच्चों को भी फायदा मिले। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश नाम का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है।
जो अपभ्रंश नाम है इसका सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हमें मिलता है भाई। अगला क्वेश्चन है, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में किसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि कहा गया है? तो किसे कहा गया भाई संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि? तो भाई उनके ही पिता गुहसेन को कहा गया है। ठीक है, जो राजा धीरसेन द्वितीय थे उनके ही पिता गुहसेन को भाई संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि कहा गया है। आगे है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा को किन नामों से जाना जाता है? जो सिद्ध थे उनके द्वारा रची गई रचनाओं को, ठीक है, उनकी भाषा को पूछा है किन नामों से जाना जाता है? तो देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा के नाम से जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा किस अपभ्रंश पर आधारित था? ठीक है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा किस अपभ्रंश पर आधारित था भाई? तो शौरसेनी प्रधान अपभ्रंश पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी की प्रमुख काव्य भाषा किन बोलियों से संबंधित मानी गई है? ठीक है, तो किन बोलियों से संबंधित मानी गई है भाई? ब्रज और खड़ी बोली से संबंधित मानी गई है पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। अब है अपभ्रंश और भाषा संबंधी तथ्य हम देख लेते हैं। ठीक है, अपभ्रंश और भाषा संबंधी तथ्य देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, प्राकृत भाषा हिंदी से क्या तात्पर्य है? जो प्राकृत भाषा हिंदी से क्या तात्पर्य है भाई? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बदली हुई हिंदी से रहेगा इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, कवि विद्यापति ने किस प्रकार की दो भाषाओं का प्रयोग किया है? तो किस प्रकार की किया है? पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग किया है। आगे है, गाहा या गाथा शब्द से किस भाषा का बोध होता है? ठीक है, गाहा या गाथा शब्द से किस भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत भाषा का बोध होता है। तो किसका होता है भाई? प्राकृत भाषा का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है, दोहा या दुहा शब्द से किस प्रकार की काव्य भाषा का बोध होता है? दोहा या दुहा कहने से किस प्रकार की काव्य भाषा का बोध होता है? तो अपभ्रंश या लोक में प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जो भरत मुनि जी है इन्होंने, इनकी रचना थी नाट्य शास्त्र, उसमें इन्होंने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने लोक भाषा को देश भाषा कहा है। तो क्या कहा है? लोक भाषा को देश भाषा कहा है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश अथवा प्राकृत भाषा हिंदी की रचना कब से होने लगी थी? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। आगे है, सिद्धों में सबसे पुराने कवि के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो भाई किसका उल्लेख मिलता है? तो सरैपा या सरपाद का प्रयोग, उल्लेख मिलता है, सरैपा या सरपाद का उल्लेख मिलता है। और सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 सिद्ध माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नाथ कितने थे? 9 थे। सिद्ध एवं नाथ परंपरा देख लेते हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? तो व्रजयान शाखा में हुआ है। किस में हुआ भाई? व्रजयान शाखा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महासुख का क्या अर्थ बताया गया है? जो महासुख है इसका क्या अर्थ बताया गया है? तो आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। क्या भी? आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। महासुख की प्राप्ति किन के योग से मानी जाती है? जो महासुख है इसकी प्राप्ति किसके योग से मानी जाती है? तो प्रज्ञा और उपयोग के प्रयोग से मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रज्ञा और उपयोग के योग से, ठीक है, महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। आगे है, गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से किस शाखा का एक रूप माना गया है? तो व्रजयान शाखा का एक रूप माना गया है। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ ने किस उच्च लक्ष्य को लेकर हठ योग का प्रतिपादन किया?
ठीक है। गोरखनाथ ने किस उच्च लक्ष्य को लेकर हठ योग का प्रतिपादन किया है? तो ईश्वर प्राप्ति को लेकर। किसको? ईश्वर प्राप्ति को लेकर। अगला क्वेश्चन है, नाथपंथियों का लीला क्षेत्र मुख्यतः कौन सा देश था? जो नाथपंथी थे भाई, जो नाथपंथ वाले थे, इनका लीला क्षेत्र पूछा गया है, कौन सा देश था? मुख्यतः भारत का भी पूर्वी भाग रहेगा, सॉरी पूर्वी भाग था इनका। ठीक है, तो क्या रहेगा? भारत का पूर्वी भाग नाथपंथियों का लीला क्षेत्र रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ठीक कर लेना, भारत का अधिकांश भाग नहीं आएगा, भारत का पूर्वी भाग आएगा। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथों का प्रचार मुख्यतः किन क्षेत्रों में किया है? तो किन क्षेत्रों में किया है? तो देश के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और पंजाब में किया है भाई। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। नाथों को और किस नाम से जाना जाता है? तो नवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नाथों के नाम किस क्रम में दिए गए हैं? गोरख सिद्धांत संग्रह में, ठीक है, पूछा गया है नाथों के नाम किस क्रम में है? तो नागार्जुन, जड़त भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्लिकार्जुन है। तो इस क्रम में क्या है? नाथों के नाम दिए गए हैं। आगे आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है वो हम करेंगे, तो देख लेते हैं। पहली पंक्ति है भाई, जही मन पवन न संचरिए, जैसी आध्यात्मिक अनुभूति वाली पंक्तियां किस कवि से संबंधित हैं? ठीक है, जही मन पवन न संचरे, तो ये पंक्ति किसकी है? तो किसकी रहेगी? सरप्पा की ये पंक्ति रहेगी। ठीक है, किसकी रहेगी पंक्ति? सरप्पा की रहेगी। ठीक है, पूरी पंक्ति भी मैंने पहले आपको करवा रखी है, लेकिन ये हमारे रिवीजन के लिए है, क्योंकि मैंने आप सभी को हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें दी है। जिस बच्चे ने नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इन क्लासों की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरी पंक्ति मैं आपको बता देती हूँ। जही मन पवन न संचरे, रवि शशि नाही प्रवेश, तही वत जित वित विषाम करू, सरेश कही कुवेश। तो सरप्पा की पंक्ति रहेगी। आगे है, काया तरवर पंच विडाल। ठीक है, जैसी पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कौन रहेंगे काया तरवर पंच विडाल के रचयिता? तो ये लुइपा की पंक्तियां रहेगी। आगे है, भाव न होई अभाव न जाई। ठीक है, भाव न होई अभाव न जाई, तो ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये भी लुइपा की ही पंक्तियां हैं। आगे है, सहेजे धर करी वारुणी साध। क्या भी? सहेजे धर करी वारुणी साध, पंक्ति किस कवि की है? तो ये विरूपा कवि की पंक्ति रहेगी। आगे है, एक न किंचनी मंत्र न तंत्र, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो कण्हप्पा की पंक्ति रहेगी भाई। आगे है, हालो है, हालो डोम्बी वाली प्रसिद्ध पंक्ति किस सिद्ध कवि से संबंधित? तो ये भी कण्हप्पा की पंक्ति रहेगी। हालो डोम्बी तो पुच्छिम सद्भावे, सदगुरु पाव पे जाइब पुण्य जिणोरा, ये कण्हप्पा की पंक्ति है भाई। आगे पंक्ति देखते हैं, ये भला आएगा, यहाँ पे भुला नहीं आएगा। भला हुआ, ठीक है, भला हुआ जो मारिया, पंक्ति के कवि कौन है? तो हेमचंद्र है। पूरी पंक्ति क्या आएगा? देखो इतनी पंक्ति भी पेपर में आती है, इसलिए मैंने ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, भरते हो आप। आगे है पंक्ति रही, पिए संगम को निंदड़ी, पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये भी हेमचंद्र जी से संबंधित पंक्ति रहेगी। आगे है, गंगा जमुना, क्या भी? गंगा जमुना मांझे बहिरे ने नाई, पंक्ति किस सिद्ध कवि से संबंधित है? तो ये पंक्ति डोम्बिपा की है भाई। आगे है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भी, नगर बहारी डोबी लोही। ठीक है, क्या भी? नगर बहारी डोबी लोही नहीं है, तो होरी
कुड़िया छद। तो ये पंक्ति किस कवि के थे? कणप्पा की रहेगी। नगर बहारी डोंबी तोहरी कुड़िया छंद, छोई जाय सो बाहरी नाड़िया। आगे है, विद्यापति की रचना में किस प्रकार की भाव प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है? जब विद्यापति जी की रचनाओं में पूछा है तो श्रृंगार और भक्ति दोनों की भाव प्रवृत्ति दिखाई देती है विद्यापति जी की रचनाओं में। आगे है, सरस वसंत समय भल पावली। ठीक है, पंक्ति किस कवि की है? तो ये विद्यापति की पंक्ति रहेगी भाई। विद्यापति की पदावली में किस ऋतु का सुंदर चित्रण मिलता है? तो वसंत ऋतु का हमें सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। और विद्यापति की एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई, ठीक है, जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, देसिल बेना सब्जन मिठा। आगे है, अमीर खुसरो की रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिला है? लोक प्रचलित देसी भाषा के साथ निषिद्ध भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है अमीर खुसरो की रचनाओं में। आगे क्वेश्चन है, एक थाल मोती से भरा जैसी पहेली किस कवि से संबंधित है? तो ये किसकी है? अमीर खुसरो की रहेगी। आगे है, एक नार ने अचरज किया वाली पहेली के रचयिता कौन है? तो ये भी अमीर खुसरो रहेंगे। आगे है, पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता के रूप में किस ग्रंथ का नाम दिया गया है? तो पृथ्वीराज रासो का दिया गया है। पृथ्वीराज रासो की पंक्तियों में मुख्यतः किस भाव का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो वीरता और युद्ध का भाव हमें देखने को मिलता है। आगे, जगनिक की रचनाओं में किस प्रकार की वीरता का वर्णन मिलता है? तो वीरता और युद्ध संबंधी भाव का वर्णन मिलता है हमें। आगे है, विद्यापति के पदों में आध्यात्मिक संकेत किस प्रकार देखे गए हैं? तो किस प्रकार देखे गए हैं? उनके प्रेम और श्रृंगार संबंधी पदों को कुछ विद्वानों ने आध्यात्मिक संकेतों से भी जोड़ा है। आगे और है भाई, जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आगे है, आदिकालीन साहित्य में रासो परंपरा का मुख्य आधार क्या है? तो क्या रहेगा? आश्रयदाता, राजाओं के पराक्रम, युद्ध और चरित्र का वर्णन है भी रासो परंपरा में। आदिकालीन भाषा के विकास में अपभ्रंश का क्या महत्व है? तो क्या महत्व रहेगा भाई अपभ्रंश का? अपभ्रंश हिंदी के प्रारंभिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिद्ध साहित्य की भाषा की प्रमुख विशेषता पूछिए क्या थी? तो उसमें अपभ्रंश, देश भाषा और लोक प्रचलित रूपों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है, नाथ पंथ के साहित्य में किस साधना पर विशेष बल दिया गया है? नाथ पंथ के साहित्य में किस साधना पर विशेष बल दिया गया है? तो योग साधना और ईश्वर प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया है। आगे है, गोरखनाथ की साधना का प्रमुख आधार क्या था? तो क्या था? हठ योग था भाई। आगे क्वेश्चन है, नाथ पंथ के साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जा सकता है? तो क्या माना जाता है भाई नाथ पंथ के साहित्य का? तो साधना, योग और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य के अध्ययन में भाषा संबंधी कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है? तो इस काल में अपभ्रंश से विकसित होकर पुरानी हिंदी के विभिन्न रूप दिखाई देने लगते हैं। ये आपको ध्यान रखने भाई क्वेश्चन आंसर। और भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए, देख सकते हो। आदिकाल में राजाश्रित कवि किन विषयों पर काव्य रचना करते थे? तो किन पर करते थे? नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे तथा अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र और गाथाओं पर क्या थे? ये रचनाएं करते थे वे। वीर गाथा काल नामकरण का आधार क्या है? इस काल की रचनाओं में राजाओं के वीरतापूर्ण चरित्र और युद्ध पराक्रम के वर्णन की प्रधानता। आगे है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे से आदिकालीन किन कवियों की रचनाओं को देखा गया है? तो भाई सरैपा तथा विद्यापति आदि। देखो सरैपा नहीं आएंगे, विद्यापति जी आएंगे, बस ओनली विद्यापति जी की रचनाओं को देखा गया है। ठीक है, विद्यापति आएंगे। गीत गोविंद के पदों को कुछ लोगों ने किस रूप में देखा है? तो आध्यात्मिक संकेतों के रूप में देखा है।
गीत गोविंद के आध्यात्मिक संकेतों की तरह किस कवि के पदों को भी देखा गया? तो विद्यापति के पदों को भी देखा गया है। सिरप्पा के दोहों की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो उनमें सहज साधना और आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति मिलती है। आगे है भाई क्वेश्चन, जही मन पवन न संचरे रवि शशि नाही पवेश पंक्ति में किस प्रकार की साधना का संकेत मिलता है? तो आंतरिक एवं आध्यात्मिक साधना का हमें संकेत मिलता है। आगे क्वेश्चन है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिम्मी उज्जो करई पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो सिरप्पा जी से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन, परम महासुख एहु कण दुर्यु अशेष होई पंक्ति किस सिद्ध कवि से संबंधित है? तो सिरप्पा से संबंधित पंक्ति रहेगी। आगे, लुइपा की काव्य पंक्तियों में किस प्रकार की भाषा दिखाई देती है? ठीक है, लुइपा की काव्य पंक्तियों में पूछा है। तो अपभ्रंश प्रधान तथा सहज लोक भाषा की भाषा हमें देखने को अपभ्रंश प्रधान तथा सहज लोक भाषा की भाषा दिखाई देती है लुइपा की काव्य पंक्तियों में। आगे है, सहेजे थर करी वारुणी साध पंक्ति में किस साधना पद्धति की ओर संकेत मिलता है? तो सहज साधना की ओर संकेत मिलता है भाई। फिर आगे पंक्ति किसकी है? कनेपा की है। ठीक है, हालो डोंबी। आगे है, कनेपा की रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है? तो अपभ्रंश लोक भाषा के मिश्रित रूप का भी। अमीर खुसरो की पहेलियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उनमें लोक भाषा, मनोरंजन और बुद्धि परीक्षण का सुंदर मेल मिलता है। आगे क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचनाओं में किस प्रकार की लोकाभिव्यक्ति विशेष रूप से दिखाई देती है? तो पहेली, मुकरिया आदि के माध्यम से लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। आगे देखते हैं, विद्यापति की पदावली में प्रकृति का कौन सा रूप विशेष रूप से उभरता है? तो वसंत ऋतु और उससे जुड़े सौंदर्य एवं प्रेम का रूप विशेष रूप से उभरता है। आगे देखते हैं, काली कहत पिए सांझी साइब मई मास देश पंक्ति किस कवि की? तो विद्यापति की पंक्ति रहेगी। देखो आ गया फिर पंक्ति आगे ना, देसिल बहना सब जन मिठा पंक्ति किस कवि की है? तो विद्यापति से संबंधित है ये पंक्तियां। विद्यापति के काव्य में देसिल बहना का क्या महत्व है? यह लोक में प्रचलित सहज और मधुर देसी भाषा के महत्व को दर्शाता है भाई देसिल बहना। आगे है, आदिकालीन साहित्य की भाषा को समझने में देसिल बहना की बात की ओर संकेत करता है। जो देसिल बहना है किस बात की ओर संकेत करता है भाई? तो यह बताता है कि कवियों ने लोक प्रचलित देसी भाषा को भी साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। तो भाई इसी के साथ आज के अपने क्लास के ये क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लासें पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को क्लासें पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।